Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. Students, इसी बेस्ट थॉट के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने और भी कुछ फंक्शंस डिस्कस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस। कैसे अलाउ करता है? कुछ बेसिक रूल्स सेट करके, और ये बेसिक रूल्स को वो क्या करता है? लीगली एनफोर्स करता है। लीगली एनफोर्स होने का मतलब ये है कि अगर ये रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, राइट्स का वायलेशन किया जाता है, तो इस बेसिस पे आपको पनिश किया जाएगा। तो क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस कैसे अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इसमें हमने क्या देखा कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने की। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे किसके पास है डिसीजन लेने की पावर? किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास थी। और पार्लियामेंट के पास कैसे है? यहाँ पे तो हमने ये देखा था कि पीपल डिसाइड करते हैं, तो पीपल वोट करते हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन से जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ था कि पार्लियामेंट लॉ और पॉलिसीज़ को डिसाइड करती है। ठीक है, अब फिर हमने क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि गवर्नमेंट को पावर तो दे दी, बट कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जा रही हैं। लिमिटेशंस कैसे लगा रहे थे? हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस भी प्रोवाइड करके। तो ये फंक्शंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट फंक्शन है एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। देखिए, अगर यहाँ पे हम कुछ ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वहाँ पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला ये था डिसीजन मेकिंग पावर, कि डिसीजन लेने का पावर किसको दिया जाए। जैसे मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क डिसाइड कर रहे थे। ओल्ड सोवियत यूनियन की हमने बात की थी, वहाँ पे सिंगल पार्टी डिसाइड करती है। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल डिसाइड करते हैं। ये था बेसिक प्रिंसिपल ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस का। और नेक्स्ट क्या था? लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाए। क्यों? ताकि कुछ अनलॉफुल ना हो पाए या अनफेयर ना हो पाए। ये दोनों तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बट अगर हम बात करें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को और सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ मॉडर्न टाइम्स के कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं 20th सेंचुरी की। अगर मैं 20th सेंचुरी में बेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहूँ किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टन पॉजिटिव थिंग्स टू एक्सप्रेस द एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्पायरेशंस और गोल्स की, ठीक है ना। और सोसाइटी के एस्पायरेशंस और गोल्स क्या होते हैं, ये जानने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि आपके अपनी लाइफ के एस्पायरेशंस क्या हैं और गोल्स क्या हैं। देखिए, एस्पायरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं, और गोल्स का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। हर एक पर्सन की लाइफ के एस्पायरेशंस हैं, गोल्स हैं। अगर मैं एस्पायरेशंस की बात करती हूँ तो आपके पेरेंट्स के भी आपसे काफ़ी सारे एस्पायरेशन हैं। कैसे? कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा आईएएस बने, है ना। और कुछ गोल्स भी हैं, और गोल्स किसके हैं? आपके हैं। हो सकता है आपका गोल ये हो कि आपको फेमस होना हो। तो ये हर एक पर्सन के जैसे एस्पायरेशन और गोल्स हैं ना, इसी तरीके से सोसाइटी के भी अपने एस्पायरेशंस होते हैं, गोल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कुछ ऐसी पॉजिटिव थिंग्स आप करें ताकि सोसाइटी के एस्पायरेशंस और गोल्स क्या हो सके? एक्सप्रेस हो सके उन पॉजिटिव थिंग्स में। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं? एक सोसाइटी, आप सोचिए कि एक सोसाइटी के एस्पायरेशन और गोल क्या होंगे। देखिए, यही होंगे ना कि हम बहुत अच्छे से रहें, हम एजुकेशन हमें एजुकेशन अच्छे से मिलता रहे, वेलबींग की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे गोल्स और एस्पायरेशंस होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये कहता है कि आप पावर एलोकेट तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर तो एलोकेट कर ही रहा है, एज वेल एज लिमिट भी कर रहा है, राइट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बट आप सोसाइटी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें। और सोसाइटी को ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि सोसाइटी के अपने गोल क्या हैं और उन गोल्स को हम फुलफिल करें। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर ही रहा है। बट अब बात ये आती है कि सोसाइटी, अगर हम पहले कभी की बात करें तो सोसाइटी के काफ़ी सारे ऐसे गोल्स रहते थे जो शायद कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज़, काफ़ी सारी, मतलब बहुत गहराई तक अगर हम देखें तो समाज में इनइक्वालिटीज़ हैं। चाहे हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, ये सब इनइक्वालिटीज़ तो हैं। अब अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो सोसाइटी का, अगर किसी समाज का ऐसा गोल है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट ऐसा ही करे, तो ऐसा होगा क्या, बताइए आप लोग? नहीं ना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality और deprivation। मतलब कि पॉजिटिव थिंग्स एक एनालिटिकल वे में लेना है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के हिसाब से जो पॉजिटिव है वही चीज़ें मतलब गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी भी हटाना है ना, इनइक्वालिटी को भी ख़त्म करना है। तो ये फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि ये जैसे कि ओवरकम, मतलब किस चीज़ को कर सके, इनइक्वालिटी को ओवरकम कर सके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के या इंडिया मतलब किस बेसिस पे क्या मेन फोकस रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस का, ये एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो बेसिस क्या होंगे सबसे ज़्यादा, कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। तो the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कौन से, मतलब यहाँ पे वेलफेयर मेजर्स करना है, हमने देखा पॉजिटिव थिंग्स के लिए, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए मेजर्स लेगी। वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलिंग है, या उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा था। आज के, अगर हम आज के टाइम को कंपेयर करें तो पहले बहुत ज़्यादा था। तो उनका मेन फोकस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे, कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकें। तो इनका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हुआ आपको कि हर एक सोसाइटी के अपने गोल्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। और इस वजह से हमारी सोसाइटी के गोल्स कंप्लीट हो पाते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी किस बेसिस पे रखे गए। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये समझ में आया, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और यहीं पे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये कहा कि ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी। मिनिमल डिग्निटी की हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस में, एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमल मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिनिमल डिग्निटी और स्टेटस मेंटेन करने के लिए नेसेसरी हैं कि आप हर एक पर्सन को एजुकेशन, वेलबींग प्रोवाइड करें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही किया। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कर रहे थे उस टाइम पे ये सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा। यहाँ से स्टार्टिंग हुई एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी की, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया कि हाँ, आप जो सोसाइटी के लक्ष्य हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली एनफोर्सिएबल। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इनेबल कर रहा है गवर्नमेंट को, कि आप पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लीजिए। अगर हम डिस्कस करें तो कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जेंडर से रिलेटेड इनकी वेलबींग की ही तो बात कर रहे हैं ना। और ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, जो ये इंश्योर करते हैं कि हाँ, समाज के जो एस्पायरेशंस हैं और जो गोल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं।
देखिए, जैसे जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे तो हमें यहाँ पे ये मतलब फाइंड करेंगे कि जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये जो प्रोविजंस है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे जो हमारा प्रीएम्बल है, हम प्रीएम्बल पे डिस्कस करेंगे, बट अभी जैसे कि हम फंक्शन देख रहे हैं तो उसी पे रहते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे इनेबल हो पा रहा है ये वाला फंक्शन? तो ये प्रीएम्बल सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। और हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे देखते हैं ये? तो फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं। देखा है ना हमने, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्री रिलीजन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी केस स्टडीज़ भी देखी थी, जिसमें हमने स्वदेश कुमार की बात की थी और उनके दोस्त की, और फिर हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखा था। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं, ये हमें पता है कि ये लीगली एनफोर्सिएबल हैं, मतलब कि अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे ये क्या होता है, रिट्स इशू की जाती हैं। उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। देखिए, यहाँ पे जो DPSP है ना, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब कि जस्टिसिएबल तो नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है नेचर में। तो देखिए, जब गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर मेजर्स करती है ना, कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है, तो किसको कंसीडर करती है? DPSP को। अब DPSP की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिग्निटी की बात की गई है, लाइवलीहुड की बात की गई है। जैसे हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 40, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत बनाई जाए कहाँ पे? विलेज में। ग्रास रूट लेवल की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। तो जो DPSP है ये क्या करता है कि जो गवर्नमेंट है वो फुलफिल कर सके एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल को। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं? एस्पायरेशंस और गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं। किसकी? सोसाइटी की। आपके जो एस्पायरेशन और गोल्स हैं वो मैंने आपको कहा है कि आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, इसी तरीके से हम एक एक फंक्शन को यहाँ पे इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आ गया कि कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन है और एश्योरेंस है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? बेसिक रूल्स सेट कर रहा है। और अगर ये बेसिक रूल्स को फुलफिल नहीं किया जाता है तो फिर उसमें क्या हो रहा है कि इनको लीगली एनफोर्स किया गया है। मतलब कि अगर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। देखिए, इस तरीके के आप ग्राफ बना सकते हैं और ये ग्राफ के बेसिस पे जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस उठाएंगे, केस स्टडी देखेंगे और ये देख लेंगे कि इसका फॉर्मेटिंग ये है। उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर में भी आप कर सकते हैं, एज वेल एज लिमिट्स पे भी, जो हमने लिमिट्स देखी थी गवर्नमेंट पावर की, वो देख सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ? The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. Just society का मतलब ये है, यहाँ पे justice से related है ना, कि सोसाइटी में जस्टिस हो सके, ये भी हमें ध्यान रखना है। इनइक्वालिटीज़ के लिए हमें उन्हें फेवर नहीं करना है कि अगर समाज का ये रोल है कि इनइक्वालिटीज़ हैं तो इन्हें ख़त्म करना है। एज वेल एज पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट लेके आएगी। देखिए, तो फोर्थ फंक्शन क्लियर हुआ। तो हमने 4 फंक्शन तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप ये यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। अब किस तरीके से ये प्रोविजंस को इनेबल किया जाता है? एक फ्रेमवर्क दिया जाता है सोसाइटी का। कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये सोसाइटी है ना, इस पे हमें वर्क करना है, तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ मतलब फ्रेमवर्क दिया है कि आपको इसी के लिमिटेशंस में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये लिमिटेशंस के अंदर रह के गवर्नमेंट इस फ्रेमवर्क के अंदर रह के सारे मेजर्स लेके आती है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात की गई है।
कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और उनके क्या मेन फोकस हैं वो डिस्कस किए गए हैं। देखिए, मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। क्या करता है साउथ अफ्रीका, जहाँ कहीं पे भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए एफर्ट्स लगाता है। प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली एंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ये भी प्रोवाइड करता है कि सबके पास हाउसिंग का मतलब क्या होता है, घर हो, और यहाँ पे केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी मेजर्स साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की हम बात करते हैं। इंडोनेशिया के बारे में अगर आपको देखना है तो आज ज़रूर जाके आप मैप में देखिए कहाँ पे है इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका भी देखिएगा, ठीक है, तो आपकी इससे मैपिंग भी क्लियर हो जाएगी। बट अभी हम इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया में क्या कहते हैं ये, द गवर्नमेंट इज एंजॉइंड टू एस्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो नेशनल लेवल पे हमें देखना है और सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इंश्योर्स दैट द पुअर एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। जो भी पुअर चिल्ड्रन है, जैसे हम हमारे यहाँ पे देखते हैं ना इंडिया में, जैसे पुअर चिल्ड्रन हैं तो उनके लिए हमने क्या खोल के रखी है, आंगनबाड़ी हैं, उन्हें वहाँ पे मतलब हेल्थ केयर भी दी जाती है, एजुकेशन भी दिया जाता है। इस तरीके से इंडोनेशिया में भी जो पुअर चिल्ड्रन है उन्हें कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है। क्लियर हुआ? तो सोसाइटी, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है कि हर एक सोसाइटी के सेम एस्पायरेशंस और गोल्स हों, अलग अलग गोल्स हैं। क्यों? जैसे जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे ज़्यादा है साउथ अफ्रीका में तो वो उस पर वर्क कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था तो हमने उस पर वर्क किया। इंडोनेशिया ने एजुकेशन सिस्टम पे सबसे ज़्यादा वर्क किया। इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस भी कंट्री में मतलब जो सोसाइटी हैं उनके जो एस्पायरेशंस हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए कंसिडरेशन में लिया जाता है। और यही बेस्ट एग्जाम्पल है 20th सेंचुरी का कि हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर ही एलोकेट नहीं करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट की पावर्स को ही लिमिट नहीं करते हैं, एज वेल एज हम सोसाइटी को पूरी तरीके से कंसिडरेशन में रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। क्लियर हुआ होगा आपको काफ़ी अच्छे से कि कैसे कैसे एस्पायरेशंस और गोल्स को कंप्लीट किया जा रहा है। आई होप आज के इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ हो और अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए फंक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के तो आप सबसे अच्छा फ्रेमवर्क दे सकते हैं आंसर्स को। स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।